नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर है। यूपी पीसीएस 2018 की परीक्षा में मेरा चयन पुलिस उपाधीक्षक पद पर हुआ है। डेल्ही नॉलेज ट्रैक के प्लेटफार्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज यहां आप लोगों के समक्ष यूपी पीसीएस 2019 का इंटरव्यू देने जा रहे अभ्यर्थियों के सहयोग के लिए आया हूं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले यूपी पीसीएस 2019 का इंटरव्यू देने जा रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं भी। जैसा कि आपको पता ही है, 28 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो रहा है। अब तो बहुत कम समय बचा है, तो इस अंतिम दिनों में क्या रणनीति अपनाई जाए, कैसे इंटरव्यू की तैयारी की जाए, जिससे कि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर सकें। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम किसी भी तरह से 60 से 70 के बीच में अंक प्राप्त कर सकें। इंटरव्यू में 70 से अधिक अंक भी प्राप्त किए जा सकते हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य हमारा एक जेन्युइन लक्ष्य होना चाहिए कि हम 60 से 70 नंबर कैसे प्राप्त कर लें। तो दोस्तों, अब पीसीएस 2018 की मार्कशीट भी आ गई है, तो मुझे भी 64 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में। मेरा अनुमान था कि इंटरव्यू में मुझे 60 से 70 के बीच में कोई भी अंक रहेगा, जैसा परफॉर्मेंस था। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, किन चरणों में की जाए, साथ ही अपना इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है वो भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों, इंटरव्यू में जाने से पहले क्या तैयारी होनी चाहिए कि आपका पहनावा क्या होना चाहिए। लड़कों के लिए कि पैंट शर्ट टाई और सूट। ये मौसम भी सही है, जनवरी फरवरी का महीना है, तो इसमें आप अच्छे से पहन सकते हैं, कोई इसमें डाउट भी नहीं है कि हम केवल शर्ट पहन के जाएं। और लड़कियों के लिए साड़ी और ऊपर से ब्लेजर पहने तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जिसमें भी कंफर्टेबल फील करें, एक डिसेंट सा ड्रेस पहन सकते हैं। और आप सब लोगों ने अब तक अपना ड्रेस चूज भी कर लिया होगा, तैयार भी कर लिया होगा, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं कि कुछ एक पेज में नोट कर लें, जैसा कि मैंने किया और भी सीनियर्स लोग करते रहे हैं कि इंटरव्यू के दिन हमें क्या क्या रखना है। सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रख लें और कपड़े पूरे रेडी होने चाहिए, शूज़ या जो कुछ भी पहनना है वो सब रेडी होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, ये करना है कि उस दिन अगर कुछ कम रह जाए, जैसे डॉक्यूमेंट्स में कई साथियों के साथ मैंने देखा कि वहाँ जाकर घबराने लगते हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फ़ोटो कॉपी नहीं है फला डॉक्यूमेंट की, तो उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, वहाँ पर सब हो जाएगा। और फाइनली अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट कम रह भी गए तो आपको आयोग दोबारा मौका देगा, आप उसे सबमिट कराएँ रिज़ल्ट के बाद। तो वहाँ पर परेशान नहीं होना है, समय से जिस समय पर आपको बुलाया गया है उस समय पर जाइए। तो जो बेसिक बातें हैं दोस्तों, उसमें कुछ चीज़ें याद रखना है। जैसे कि 2018 के पीसीएस के दौरान देखा गया इंटरव्यू के दरमियान हम में से कुछ साथियों से ये गलतियां हुई कि मास्क पहनकर वो अंदर नहीं गए, तो उसी पर बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों ने उन्हें टोका, तो एक बैड इमेज बन जाती है स्टार्टिंग में ही। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करना है। और उनको फॉलो करने से वैसे ही इंटरव्यू में आप सब लोग पहुँचे हैं, तो जानकारी का लेवल तो इतना है ही कि परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है। पीसीएस का इंटरव्यू फैक्चुअल थोड़ा सा ज़रूर होता है, लेकिन हम अगर चाहें तो इसे अपने तरीके से गाइड कर सकते हैं या अपने तरीके से अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा जाता है, उम्मीद यही होती है कि सबसे पहले जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के दौरान आप क्या बोलेंगे, मे आई कम इन सर। अगर बोर्ड के अध्यक्ष महिला हैं तो मे आई कम इन मैम। अब कोई नई किसी बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगी, मैडम भी रहेंगी। और उसके साथ ही जब आपको बोलेंगे बैठने के लिए तो बैठिए। और बैठने के बाद वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं, आप अपना नाम छोड़कर अपना परिचय बताइए। तो परिचय बताइए, यही वो मतलब कड़ी है जिससे कि आप इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। आपको अपने परिचय को बहुत अच्छे से तैयार करना है और बार बार प्रैक्टिस भी करना है कि नाम तो वहाँ बोलना नहीं है, नाम और जाति और वर्ग नहीं बताना है। तो हमें अपने ज़िले के बारे में, हमारे ज़िले की क्या विशेषता है, वहाँ की मुख्य बातें क्या हैं। कई बार ज़िले से भी सवाल नहीं पूछते। अगर मान लीजिए जैसे मेरा घर प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ में क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, आंवले के लिए जाना जाता है। राजनीति के अपराधीकरण भी सवाल उठते हैं। इसके अलावा अवधी क्षेत्र में आता है तो वहाँ की बोली भाषा, वहाँ की समस्याएँ, ठीक है। ऐसे ही आप जिस क्षेत्र के भी हैं, बुंदेलखंड के हों या उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे राज्य से भी हैं, तो वहाँ की क्या विशिष्टताएं हैं उनको तैयार करिए। साथ ही वहाँ की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इसको भी तैयार करिए। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में आपको तैयार करना है कि
कि 5 प्रमुख योजनाएं जो सफल रही हूँ, जो असफल रही हूँ, और उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का क्या कारण रहा है, वर्तमान सरकार की नीतियों और पहले सरकार की नीतियों में क्या अंतर रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो विकास कितने समय में हो पाएगा। गरीबी हो चाहे अन्य औद्योगिकीकरण की समस्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, रोज़गार की कमी है, जनसंख्या बहुत बड़ी है। तो इन चीज़ों को लेकर हमें सवाल को पहले से ही तैयार कर लेना है, और इन सवालों को तैयार करने के लिए पूरे व्यक्तित्व को एकदम से इंटरव्यू के लिए रेडी करने के लिए आप 2-3 चीज़ों को कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यू कितना सहायक होता है, कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है। तो मॉक इंटरव्यू से हमें इंटरव्यू की औपचारिकता को सीखने में बहुत मदद मिलती है कि हमें कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्ज़िट करना है, सवाल को कैसे देना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पर बोलना है। ये चीज़ें आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीखने को मिल जाएंगी। साथ ही मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मत दीजिए। अब चूँकि समय कम है, तो अगर आप औपचारिकताएँ सीख लिए हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से क्वेश्चन बनाइए, उसका आंसर डिस्कस करिए। आप 2-3 लोग मिलकर भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा, और ख़ुद का मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मॉक इंटरव्यू में मुझे लगा कि ज़्यादा टफ़ हो रहा है, और वहाँ जाकर जो एक्चुअल इंटरव्यू है वो काफ़ी सहज रहा। यूपीएससी में भी मैंने इंटरव्यू दिया था 2019 का, तो वो भी बहुत शानदार रहा। तो इसमें क्या करना है कि हम अपने आप को तैयारी करने के लिए, एकदम तैयार रखने के लिए कर सकते हैं कि 1 या 2 मॉक, बहुत ज़रूरत पड़ने पर 3 मॉक। और मेरा ये सुझाव रहेगा दोस्तों कि अलग अलग सेंटर में आप दीजिए मॉक। एक ही जगह पर मॉक देंगे, एक जैसा बोर्ड रहेगा, तो आपको एक जैसे सजेशंस आएंगे, तो आपको लग सकता है कई बार कि ये तो एक ही चीज़ें एक ट्रैक पर जाएगी तैयारी, जबकि वहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें कर सकते हैं। और अंतिम दिनों में क्या कर सकते हैं कि अपने हिसाब से सवाल को तैयार कर लीजिए। जैसे बैकग्राउंड का जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, या फिर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए बहुत ही सहज सवाल होता है कि आप फिर इंजीनियर क्यों नहीं बने, आप प्रशासनिक सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं। डॉक्टर के साथ भी यही सवाल स्वाभाविक है। और इसके अलावा एक बहुत ही सहज एवं स्वाभाविक सवाल होता है आपके ऑप्शनल विषय को लेकर। जैसे मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफेंस स्टडीज़ था, तो मुझसे पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में संस्कृत से पढ़ाई किया है, तो फिर आपने डिफेंस स्टडीज़ को क्यों चुना। तो मेरे पास एक बेहतर आंसर तैयार था, और वो सच भी था कि मैं आरपीएफ में था, तो मुझे डिफेंस के प्रति रुचि भी थी, और मैंने सहजता से भी स्वीकार किया कि कि इसको मैं आराम से तैयार कर सकता था, और स्कोरिंग मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट है, तो मैंने इसका चयन किया। वो अलग बात है कि कोई भी विषय स्कोरिंग है कि नहीं, ये हर बार चीज़ों के मायने बदलते रहते हैं, लेकिन हमें करना होगा निश्चित रूप से कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसको तैयार करिए। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके बैकग्राउंड के सब्जेक्ट से मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे अलग है तो उसका सवाल भी तैयार करके रखिए। बहुत ज़्यादा आदर्शवादी उत्तर देने से बचना है हम लोगों को, क्योंकि अगर आदर्शवादी उत्तर होगा तो वो बहुत पसंद नहीं किया जाता है। और इसके अलावा कुछ बेसिक सवाल, जैसे एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है, ये सवाल मुझसे भी पूछा गया था, और एक मेंबर ने जिन्होंने पूछा था वो मेरे उत्तर से उतने प्रसन्न नज़र भी नहीं आए। फिर बाद में मैंने उसको जब परिभाषित किया ढंग से, तो उनको थोड़ा सा ठीक लगा कि मेरा उत्तर सही है। एसडीएम एसडीओ में क्या अंतर है, खसरा खतौनी में क्या अंतर है, दोनों की क्या चीज़ें हैं। आपका जो सर्विस प्रेफरेंस है दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष रहता है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपकी हाइट अच्छी है, लंबाई है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने, या फिर आप कि पुलिस सेवा में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, आपने एसडीएम को ही क्यों भरा है। तो आपका जो भी प्रेफरेंस है उसको उसी सीक्वेंस में, कुछ लोग कहते हैं कि इसको बदल के भी बता सकते हैं, लेकिन बदल के नहीं, जो भी आपने फॉर्म में भरा हुआ है उसी हिसाब से उनको बताइए। और अगर वो पूछते हैं कि इस प्रेफरेंस को चयन करने का आपका आधार क्या है, तो उस आधार को भी बताइए। आधार बताते हुए आप बता सकते हैं कि आपने एसडीएम को नंबर 1 पर रखने का कारण ये बता सकते हैं कि इसमें लगभग सभी विभागों की मॉनिटरिंग का मुझे मौका मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि मैं सभी विभागों में काम कर सकूं, और विशेषकर राजस्व और कोई भी योजना को लागू करने में जो एसडीएम के रूप में मुझे दायित्व मिलेंगे वो बहुत ही बड़ी बात होगी। और समाज को बदलने का जो क्षमता सिविल सेवा में है वो किसी में नहीं है, इसलिए मैं सिविल सेवा की तरफ आना चाहता हूँ, ये भी एक जवाब हो सकता है। और एकेडमिक
जब आपका पूरा हुआ और उससे और अब के बीच में अगर आपका कोई लंबा गैप है, जैसे 3 साल 4 साल, कई दोस्तों के मेरे हैं भी, मैं जानता हूँ अच्छे से, तो अगर एक गैप है तो इसके लिए भी एक तैयार रखिए जवाब कि आप इस दौरान क्या कर रहे थे, और एकदम सच्चाई से बताइए कि मैं इस दौरान ये कर रहा था, मेरा लक्ष्य ये है। और अगर ये बात हो कि कई बार ये सवाल पूछ भी लेते हैं कि अगर आपका चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसे सहजता स्वीकार करिए कि सर हाँ, मेरा चयन होने की, या मैम मेरा चयन होने की बहुत संभावना है, क्योंकि मेरा मुख्य परीक्षा अच्छी हुई है, मेरी परीक्षा अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी यदि किन्हीं कारणों से नहीं हो सकता है तो मैं दोबारा अपीयर होऊंगा। फिर भी नहीं होता है तो अगर आगे फर्दर क्वेश्चन करते हैं तो फिर उसे बताइए कि आगे अगर नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से तो फिर मेरे पास ये विकल्प हैं, या मैं कैसे भी करके उसको फिर तब भी आप जोड़िए उसको सोशल सेक्टर से कि हम समाज में जाकर, समाज में रह के लोगों के बीच में सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है सिविल सर्विसेज। अगर ये नहीं हो पाता है तो मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ। और साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इंटरव्यू के जो 2-3 आयाम हैं कि आप उनमें सबसे महत्वपूर्ण है विनम्रता। सवाल को सुनते समय, बताते समय, और आपको उस दौरान क्या करना है कि जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उन सबको बीच बीच में देखते रहिए, नज़रें घुमा के, और उनको लगे कि आई कांटेक्ट आपका बना होना चाहिए एकदम, और आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए, कमज़ोर मत बनिए और अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखिए। हो सकता है आपका दृष्टिकोण अलग हो, उसके साथ उसके पुख्ता डाटा भी रखिए, और क्वेश्चन का जवाब देते समय अगर डाटा है आपके पास तो उसका ज़रूर प्रयोग करिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो हमें बढ़त देंगी। और हो सकता है कि आपका इंटरव्यू शुरू में 2-4 सवाल से ख़राब हो रहा हो या बाद में ख़राब होने लगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है। कई बार तो लोग खुद सपोर्ट करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि मेरे इंटरव्यू के दरमियान क्या था, श्री कल्पराज सिंह का बोर्ड था, बहुत ही अच्छा बोर्ड था। वो बीच बीच में अप्रिसिएट भी कर रहे थे जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लूज ना हो। लेकिन मैंने देखा एक मेंबर बार बार क्वेश्चन पूछने के दौरान वो सफल कर रहे थे, पहले क्वेश्चन से फिर 3rd क्वेश्चन, फिर 4th क्वेश्चन, फिर बैक उसी क्वेश्चन पे आ रहे थे। तो इस दरमियान उन्होंने बताया कि आपको कॉन्फिडेंस अपना बना के रखना है। तो हम लोगों को यही करना है। आप जो लोग भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अच्छे से तैयार करने के दौरान, इस दौरान क्या करना है, सबसे पहले तो कि टेंशन नहीं लेना है। आप में से कई लोग होंगे जो कई बार अपीयर हो चुके होंगे, फिर भी किन्हीं कारणों से सफल नहीं हो पाए हैं या अपने मनवांछित पद नहीं पाए हैं, सफलता तो मिली है। तो हमें ये करना है कि टेंशन इतना नहीं लेना है। और जो नए अभ्यर्थी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उन्हें बिल्कुल ये नहीं घबराना है कि हमारा तो पहला इंटरव्यू है। कई लोग ऐसे होंगे जिनका पहला इंटरव्यू होगा, तो घबराना नहीं है। पहला इंटरव्यू है तो कोई बड़ी बात नहीं। मेरा भी पहला इंटरव्यू था, इसके जस्ट पहले मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। लेकिन साथियों, दोनों की औपचारिकता में भले समानताएं हों, लेकिन इंटरव्यू के जो अंदर का माहौल था उसमें बहुत अंतर था। क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू एक कॉन्सेप्चुअल इंटरव्यू हुआ, वो बहुत ही अलग तरीके का था। और यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में मैंने जो देखा और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए मुझसे, और कई साथियों के साथ यही था कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चन भी हमें तैयार करना चाहिए कि सिचुएशनल क्वेश्चन हमारे तैयार रहें कि हमें कैसे, अगर मान लीजिए को बताते हैं कि आपके इलाके में, आपके एरिया में भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, आक्रोशित भीड़ है, उसको शांत करना है, तो आपको कैसे करना है। आपको डिप्टी एसपी के रूप में चयन होता है तो आप कैसे इसको कंट्रोल करते हैं। फिर उसके अलावा क्या है कि कमिश्नरी प्रणाली और डीएम प्रणाली में क्या दोनों में अंतर है, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। ठीक है, तो ये सब सवाल हम लोगों को तैयार करने होंगे। दूसरी एक चीज़ और है दोस्तों, जब 2018 का इंटरव्यू चल रहा था, उस समय मौसम ख़राब था, तो उस पर भी सवाल कुछ लोगों से पूछे गए। तो आप इसको भी देख लीजिए कि आपका जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन मौसम कैसा है। हाल फिलहाल के जो एकदम से करंट इशू हैं, इंटरनेशनल इशू हों चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों, उनको देख लीजिए। प्रादेशिक स्तर पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं उनको देख लीजिए। 5 या 4 जो महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, कैसे किया है। आप अगर होते उस दरमियान प्रशासन में तो आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई जिनको आप पूरा करना चाहेंगे। तो इन सब सवालों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले इसके लिए क्या करना है कि एक कॉपी बनाइए और जो बेसिक क्वेश्चन हैं वहाँ से शुरू करिए। सबसे पहला पेज तो ये लिखिए कि इंटरव्यू के दिन आपको क्या क्या करना है। उसके बाद आप बेसिक सवाल,
आप अपना हाई स्कूल कहाँ से किए हैं, इंटरमीडिएट कहाँ से किए हैं, सब्जेक्ट क्या रहे हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, पीजी अगर किए हैं तो कहाँ से किए हैं, स्पेशलाइज्ड कोई डिप्लोमा किए हैं, कोई वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका रहा है या किसी करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका कुछ मतलब कि उपलब्धियां रही हैं तो उनका भी जिक्र अवश्य करें। और बहुत सारे साथी हमारे पीएचडी किए होंगे जैसा मैंने किया है, तो वो लोग भी उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करें कि आप पीएचडी किए हैं तो फिर आप क्यों प्रशासन में आना चाह रहे हैं, आप तो जाके छात्रों का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप तैयार करके रखिए सवाल को, और एकदम से क्या करना है, परेशान नहीं होना है, सहज रहना है। जितना सहज रहेंगे और जितना विनम्र रहेंगे, सवाल को जब पूछ रहा है बोर्ड अध्यक्ष या बोर्ड के मेंबर जब आपको से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनसे पूरी तरह मुखातिब रहिए, उनको सुनिए, रुक के आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। और जो सवाल नहीं आ रहा है उसके लिए आप ये कर सकते हैं, 3-4 टेम्पलेट्स तैयार कर सकते हैं कि सॉरी सर, सॉरी मैम, या फिर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। इस तरह से बार बार सेम वर्ड का यूज करने से बचें, क्योंकि अगर अलग से यूज करेंगे कुछ शब्द तो लगेगा, उनको भी लगेगा, आपको भी लगेगा कि नहीं कुछ नया हो रहा है। और कोशिश करिए कि इंटरव्यू के दौरान अगर मुस्कुरा पाइए, अगर ऐसा मौका मिल रहा है तो मुस्कुराइए। वहाँ पर तो मैंने देखा है कि सारा गुणा गणित जो हम लोग पहले से बनाए रखते हैं वो सब फेल हो जाता है। महत्वपूर्ण बातें जो याद रह जाती हैं यही है कि आप अपने मूल स्वभाव में रहिए, एकदम रियल बन के जाइए। जो आपके व्यक्तित्व की अगर कोई बहुत बड़ी कमजोरी है कि आप बीच में बोल देते हैं, कुछ मतलब आसान प्रश्न आ जा रहा है तो बहुत जल्दबाजी मत मचाइए। अगर कठिन प्रश्न आ रहे हैं तो उनको भी उतनी सहजता से ही स्वीकार करिए। और वहाँ पर आपको जैसे कोई कठिन सवाल आ गया तो परेशान नहीं होना है या फिर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं फील करना है। आपको ये लगना चाहिए कि आज के दिन मुझसे जो भी पूछा जाएगा मैं उसका जवाब दे दूंगा, नहीं दे पाऊंगा इन केस तो आराम से स्वीकार करिए, क्योंकि सब चीज़ें हमें पता हुए तो ज़रूरी नहीं है ना। मैंने भी 2-3 सवाल आसान थे जिनको नहीं बता पाया तो उनको बताया कि सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। एकदम से तुरंत सॉरी मत बोल दीजिए, ऐसा ना लगे कि आप सॉरी ही बोलने के लिए आए हैं। आप बोलिए कि सर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आसान सा सवाल है नहीं याद आ पा रहा है। अगर कठिन सवाल है तो कोई बात ही नहीं है, तो उनको भी पता है कि क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया कठिन है। और एक चीज़ मैंने देखा दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस और मेरे साथियों का रहा, इस बार इंटरव्यू के दौरान एक मेरे दोस्त हैं उन्होंने 65 नंबर मिला, एक हैं जिनको 70 नंबर मिला। तो उन लोगों के यही कहना था कि कई सवाल पर वो जांचने की कोशिश कर रहे थे कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो ठीक है कि नहीं। जैसे सीए एनआरसी पे मुझसे पूछा गया तो मुझे बार बार कंफर्म कर रहे थे, क्या आपको पता है कि लागू हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और अंतिम तक धैर्य बनाए रखिए और कोई भी जल्दबाजी करने से बचिए। आप अपने कपड़े को, आप अपने पूरे जो भी चीज़ें लेके जानी है, डॉक्यूमेंट्स को, सबको पहले से रेडी रखिए। वहाँ जाकर इंटरव्यू के दिन, जिस दिन जा रहे हैं उस दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं दोस्तों कि वहाँ जाके आपको परेशान नहीं होना है। कुछ लोग वहाँ पर भी आपको पढ़ते नज़र आएंगे। आपका मन करता है न्यूज़पेपर लेके जाइए, थोड़ा बहुत पढ़िए, ज़बरदस्ती मत पढ़िए। उस दिन का न्यूज़पेपर हो सके तो पहले से पढ़ के जाइए। जिनका दोपहर के मीटिंग में है उनको तो आसानी होगी, जिसका सुबह है वो लेके जा सकते हैं, न्यूज़पेपर लेके जाइए आराम से। वहाँ पर समय रहता ही है, आराम से पढ़िए। अलग अलग जगहों पर जो प्रक्रिया के दौरान समय बचता है, लेकिन बहुत पढ़ने से बचिए। अपनी एनर्जी को बचा के रखिए, खाने पीने का भी कुछ लेके जाइए और वहाँ अनावश्यक किसी मुद्दे पर अपनी राय और वहाँ जांचने का प्रयास मत करिए कि हमारी तैयारी कैसी है और लोगों की तैयारी कैसी है। वहाँ जाके आपको कई बार फील हो सकता है कि यार इन लोगों ने तो बड़े अच्छे इनका ड्रेसअप है, हमारा कैसा है। वहाँ ऐसा कुछ मत सोचिए। सबका ड्रेस, सबका व्यक्तित्व अलग है और सबका बेहतर है और इन बातों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है एक लेवल के बाद कि नंबर में उनका फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना सहज रहेंगे, आराम से सवाल का जवाब देंगे। और एक और चीज़ें होती हैं दोस्तों कि हम इस प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं तो एक कहावत भी है कि प्रयोजन मंदुस्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो प्रयोजन के बिना तो मंद बुद्धि का व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि मेंस के नंबर, इंटरव्यू के नंबर को अब कैलकुलेशन करना छोड़ दीजिए कि मेंस में कैसा नंबर मिला होगा, इंटरव्यू में कैसा होगा। इंटरव्यू दे लीजिए, फिर इसको कैलकुलेट करते रहिएगा। फिर ज़्यादा समय भी नहीं रहेगा, परिणाम आने में 15-20 दिन में आ जाएगा। फरवरी लास्ट तक तो
संभावना है ही कि परिणाम आ जाएगा। तो इसको ये करना है कि अब आप इसका कैलकुलेशन कि मेंस में हमारा ये पेपर अच्छा हुआ था या नहीं हुआ था, इसको जोड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका पेपर अच्छा हुआ था तभी आप इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। और दूसरी बात कि पीसीएस 2018 का अंक पत्र आ ही गया है, तो बहुत सारे साथियों ने जो दिए हैं और जो नहीं भी दिए हैं वो भी ये जान लें कि बहुत बार अपनी अपेक्षाओं पर जैसा हम सोचते हैं वैसे नंबर अंक नहीं मिलते हैं। किसी पेपर में बहुत अच्छा होने पर औसत नंबर मिलते हैं और किसी में कम अच्छा होने पर भी औसत से अधिक नंबर मिल जाते हैं। तो ये टीचर्स के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो उसी तरह से आप ये सोच लीजिए कि इंटरव्यू में भी आपको परेशान नहीं होना है, आराम से जाना है, सहज रहना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सहज रहना है। उस दौरान अपना अलार्म लगा के उठिए, अगर सुबह उठना है, पानी और ये सब चीज़ें रेडी रख के ले जाइए। अंत में दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंटरव्यू के दरमियान हमें क्या करना है, तो अपने आंसर को, अपने तर्कों को न्यायपालिका के निर्णय से, संविधान से, या कोई रिपोर्ट है, कोई ऑथेंटिक डाटा है, उससे पुष्ट करना है। साथ में जब वो सवाल पूछ रहे हैं ध्यान से सुनिए, आराम से उत्तर दीजिए, मुस्कुराते रहिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर करेंगे और आपका परिणाम भी आपके आशानुरूप होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अवश्य सफल हों। जय हो, धन्यवाद।